तो अब तो मतलब इसका मतलब दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोगों ने जो है अपना फैसला सुना दिया है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कांग्रेस पार्टी को तो होश ही नहीं है अपने कैडर की भी। किसने दिलवाया उदित राज को और कन्हैया कुमार को टिकट? अब ये तो आप पता करिए, आज तक का अध्यक्ष थे, मैं तो पता अपने तरीके से करूंगा, लेकिन आप अध्यक्ष थे उस समय, जो लोग- किसने दिलवाया? जो आप बता दें। आज तो अब तो आप पार्टी में भी नहीं है। कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट किसने दिलवाया? किसके कहने पे कन्हैया कुमार उदित राज को टिकट मिला? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं। आप पार्टी का तो मैं धूर विरोधी हूँ। मैंने कभी केजरीवाल जी के बारे में भी इस तरीके से कभी व्यक्तिगत नई चीजें कही हैं। पॉलिटिक्स पे मेरा उनका विरोध है और मैं करता रहूंगा। अब 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या अरविंदर सिंह लवली को हम राज्यसभा में देखने जा रहे हैं या बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा देखने जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं? दिल्ली की चुनावी कहानी पर अब पर्दा गिर गया है और दिल्ली में बीजेपी ने 7-0 के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर जीत हासिल की है। यह जीत जितना आसान दिखाई पड़ता है उतना है नहीं, क्योंकि ये गठबंधन बनाम एक पार्टी की जीत है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वोटिंग से लगभग 1 महीने पहले अरविंदर सिंह लवली ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके 1 हफ्ते के बाद बीजेपी ज्वाइन की और तब से कहानी कैसे बदली बताने के लिए हमारे साथ खुद अरविंदर सिंह लवली है जी। लवली जी, ये जो कहानी लगभग 25 मई की वोटिंग थी और 27 अप्रैल को आपने इस्तीफा दिया, ये समय बहुत कम लगता है कि 1 महीने से भी कम का वक्त है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हुई और बहुत घटनाक्रम हुए। कैसे कहानी बदली, कहाँ ट्विस्ट आया, कुछ अंदर की बात बताइए। देखिए, आप सब लोगों को मैंने बताया ही है कि किस तरीके से एज अ प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ सलूक हो रहा था और कैसे जो है ना उम्मीदवारों के बारे में मुझे बताया गया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैंने हमेशा से ये स्टैंड रखा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। उसके बावजूद कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उन तीनों मेंबर ने कहा कि आप फैसला करिए, क्योंकि सब आदमी कह रहे हैं कि आप ही चुनाव जीत सकते हैं। और स्क्रीनिंग कमेटी ने सिंगल नाम मुझे भेज दिया, मेरा भेज दिया नॉर्थ ईस्ट से, जबकि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। उसके बाद मैं एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ कि लीडरशिप मुझसे बुला के बात करेगी कि आप अध्यक्ष हो, आप मत चुनाव लड़ो या वो नहीं लड़ो। तो और सीधा लिस्टें डिक्लेयर हो रही हैं। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है। और उसके बाद एक जिस तरीके से मुझे पार्टी से निकालने के लिए कहा गया और लगातार, अब आप देखिए, आप हमारी पार्टी इल्ज़ाम लगाती है दूसरे लोगों पे और जिस पार्टी में हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। इससे बड़ा तानाशाह रवैया क्या हो सकता है कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात करने को तैयार नहीं हो और आप अपने फैसले थोप रहे हो दिल्ली के लोगों के ऊपर। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के लोगों ने, चाहे वो सीमापुरी से लेके और बदरपुर बॉर्डर तक हो, हर कोने में, चाहे वो नांगलोई से लेके विवेक विहार तक हो, हर कोने के लोगों ने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर अपना विश्वास व्यक्त किया है, उनका समर्थन किया है। और ये ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि लगभग मैं समझता हूँ कि 30-40 वर्षों के बाद ऐसा हुआ होगा कि 1-1 जीत के अंदर जो है, 1-1 लड़ाई के अंदर जो है, इतनी बड़ी नंबर से बीजेपी के सातों कैंडिडेट जीते हों। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी की वजह से वोट पड़ी, वहीं जो है, चाहे वो जयप्रकाश नड्डा जी हों, जेपी नड्डा जी हों, चाहे वो अमित शाह जी की हो, या दिल्ली के पूरे कार्यकर्ताओं की, दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, सब लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, क्योंकि अब मैं इस संगठन का हिस्सा हूँ तो छोटा मोटा जो हम भी कर सकते थे वो हमने भी किया। और मैं विशेष करके धन्यवाद उन साथियों का भी करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी संख्या में मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से यहाँ ज्वाइन किया। उन सब ने, चाहे वो राजकुमार चौहान जी हों, नसीब सिंह जी हों, चाहे वो नीरज बसोया हों, अमित मलिक हों, जयकरण हों, बहुत सारे सैकड़ों साथी, पंडित जयकिशन शर्मा जी हों। कांग्रेस को तो ये भी होश नहीं है कि कौन कौन उनके यहाँ से चला गया। चौधरी प्रेम सिंह जी 3 मरतबा जो है प्रदेश के अध्यक्ष रहे और स्पीकर रहे 2 मरतबा, लंबे समय तक एमएलए रहे। उनके पोते ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इनको तो ये भी नहीं पता है। मालाराम गंगवाल जैसे सीनियर आदमी के लड़के ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इनको उसकी होश नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा रोचक है कि किस तरीके से आप पहले पार्टी छोड़ते हैं, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद एक सिलसिला चालू होता है। क्या ये एक
खास स्ट्रेटजी थी कि किन किन को कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि सीमापुरी, गोकुलपुरी या मुस्तफाबाद, यहाँ पर बीजेपी आगे गई है और ये माना जाता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गढ़ है माने जाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का लीड लेना और इसमें किरदारों को प्लेस करना, वो किस तरीके से हुआ? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का अपना कैडर है और मैंने जैसे पहले कहा कि हर वर्ग का समर्थन तो जो है वो प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों के साथ है ही है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। जब मैंने इस्तीफा दिया था तो ईमानदारी से तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा कि घर बैठूंगा। मैं लगातार एक हफ्ते कहते भी रहा कि मुझे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, लेकिन जिस तरीके का रवैया, पूरे एक हफ्ते में किसी के पास बात करने की भी फुर्सत नहीं थी, तो तमाम साथियों ने कहा। और मैं जिस भी संगठन में जाता हूँ तो फिर ईमानदारी से काम करता हूँ। अब मैं यही तो कह रहा हूँ, इनको होश ही नहीं है। अब जैसे मुस्तफाबाद के अंदर इनको जो है, मैं तो हालांकि इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, इनको होश ही नहीं है कि शिव विहार के हमारे वर्कर क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को जब इग्नोर फील करेंगे, ना आम आदमी पार्टी को होश है, ना आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे कमल गौड़, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उन सब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। होश ही नहीं है इनको। तो मुस्तफाबाद में अच्छा रिजल्ट रहना ही था, चाहे वो सीमापुरी हो, गोकुलपुरी हो, चाहे वो तमाम इलाके हों। आप ईस्ट दिल्ली में ले लीजिए, ईस्ट दिल्ली के अंदर जो है जहाँ से आप पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके गांव में जो है बीजेपी की मीटिंग हुई और अच्छी खासी मीटिंग हुई। वहाँ पे हमारे एक्स काउंसलर हैं आनंद, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन्होंने अपने घर मीटिंग करी थी। तो आप ये करें कि कोंडली जहां से कुलदीप विधायक हैं, कुलदीप कुमार, वहां आपने मीटिंग करवाई और उस विधानसभा में भी क्या बीजेपी आगे रही है? मैं तो कौन होता हूँ मीटिंग कराने वाला, लेकिन मतलब वहाँ से एक्स काउंसलर हैं, बीजेपी का अपना कैडर तो है ही है। एक्स काउंसलर हैं अनंत कुमार, कांग्रेस से ज्वाइन करे। तो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। त्रिलोकपुरी के अंदर वर्षों तक हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे मुनीम, जाटवाओं में बड़ा लीडर है। उसके अलावा विकास है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एग्जिस्टिंग अध्यक्ष, और काउंसलर का चुनाव लड़ा हुआ वहाँ पे जो है न्यू अशोकनगर से। त्रिलोकपुरी जैसी जगह पे और कोंडली जैसे जगहों के आप रिजल्ट देख लीजिए कि क्या स्थिति रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो बड़ा बेमेल सा जो है गठजोड़ था। इसमें जो है ना कांग्रेस का वर्कर आप पार्टी पे विश्वास कर रहा था, ना आप पार्टी का कांग्रेस पे, और कांग्रेस के उम्मीदवार तो अपने कांग्रेस के वर्करों पे, यही मैं पहले कह रहा था। और उसी का खमियाजा जो है और वो सामने नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को भी ये एक तरीके से सोचने पे इन्होंने मजबूर किया कि जो लोग अपने मतलब केवल और केवल इसलिए, आप बताइए किसी भी अलायंस का बेसिक एजेंडा क्या होता है? जब भी दो पार्टियां अलायंस करती हैं तो वो एक प्रोग्राम तैयार करती हैं कि वो दिल्ली, जैसे दिल्ली के केस में कि दिल्ली के विकास के लिए ये करेंगे। आप बता दीजिए कि क्या दिल्ली में आप और कांग्रेस का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा था? उनका अपना अलग मैनिफेस्टो था, उनका अलग मैनिफेस्टो था। वो कह रहे थे हम अगर आ गए 20 सीटें लड़ने के बाद, कि हम अगर आ गए तो हम दिल्ली को फुल स्टेटहुड बना देंगे। कांग्रेस तो फुल स्टेटहुड की बात कर नहीं रही थी। तो लोगों को समझ आया कि ये दोनों तो केवल मतलब के लिए और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रश्न तो अब आप पार्टी के ऊपर है। जो केजरीवाल साहब ने कहा था कि भी अगर वोट नहीं दोगे तो मैं जेल चला जाऊंगा, तो अब तो मतलब इसका मतलब दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली के लोगों ने जो है अपना फैसला सुना दिया है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कांग्रेस पार्टी को तो होश ही नहीं है अपने कैडर की भी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, हम लोगों के साथ आए, हम सब ने इकट्ठे कर लिया, मेरे साथ किया, मैं भी उनके साथ हूँ। जो बच्चे भी हैं वहाँ पे, उनकी सिंपैथी हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। मतलब कि जो कांग्रेस में भी थे उनका पता, नए कैंडिडेट थे, उनको तो पता ही नहीं था कि कौन वर्कर है कौन नहीं है। तो अंदर खाने जितने भी वर्कर थे वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। देखिए, आप अगर अपने फैसले थोपोगे तो यही होगा। कांग्रेस का डाउनफॉल कौन से शुरू हुआ? ना ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ते, अब आप उस कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं और आप जो है ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ते हैं और जो है कैबिनेट नोट की कॉपी फाड़ते हैं और कैबिनेट उसको वापस ले लेती है। तो डिक्टेटरशिप कहाँ है?
आप अपने डिक्टेटरशिप आपने इस अभी बात हो रही है कि डिक्टेटरशिप का आरोप लगता है प्रधानमंत्री पर, आपने कहा, लेकिन ये वाकई कांग्रेस में है। तो क्या जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन पर आपका आरोप है? सारी लीडरशिप पे है, एक एक व्यक्ति के जो कांग्रेस संभाल रहे हैं उन सब पे है। मैं व्यक्तिगत आरोपों में नहीं पड़ता। तो मैं तो कह रहा हूं अगर आप फैसले थोपोगे तो निश्चित रूप से यही होगा जो दिल्ली में कांग्रेस का और आप पार्टी का शुरू है, वही होगा। नहीं, कई जगहों पर आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप जो वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके तो करीब थे, लेकिन जो गांधी परिवार है उसमें आपकी सुनवाई नहीं थी। क्या है ऐसी ऐसी बात है? देखिए, आपका प्रश्न ही अपने आप में बताता है, इसका मतलब गांधी परिवार अलग है और खड़गे साहब अलग हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, मैं सारी जिंदगी में खड़गे साहब से मुश्किल से 4 या 5 मरतबा मिला हूँगा कार्यक्रम को अगर, और व्यक्तिगत मुलाकात तो मेरा ख्याल शायद 2 ही होंगी या 3 ही होंगी। और प्रश्न ये नहीं उठता कि मैं उनसे मिल रहा हूँ कि नहीं मिल रहा हूँ, प्रश्न ये उठता है कि मैं ठीक काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। प्रश्न ये उठता है कि मैं ईमानदारी से संगठन को उठाने का काम कर रहा कि नहीं। तो इसीलिए आपको कह रहा हूं कि डिक्टेटरशिप कहाँ है, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। और तो आपको भी देना होगा ना। आप बात कह रहे हैं क्या कि डिक्टेटरशिप है, तो कौन डिक्टेटरशिप है? आप खुल करके नहीं, अब तो पार्टी में आप हैं भी नहीं, तो आप क्यों, आपको क्या लग रहा है क्या कि आप कह भी रहे हो कि डिक्टेटरशिप है, लेकिन नाम लेने से भी परहेज कर रहे हो? नहीं, मैं इसलिए कि मैं व्यक्तिगत, जिनके साथ आप इतने समय रहे हो तो व्यक्तिगत नहीं लगाने चाहिए। जो समझने वाले सब समझ ही गए हैं, जिनके बारे में कह रहा हूँ वो भी समझ गए हैं, लोग भी समझ गए हैं। पर मैं नाम लेने वाली राजनीति में कभी मैंने जिंदगी में किया नहीं है ऐसा, और इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप अब तो समझ में आ रहा है क्या कि आप कह रहे हैं कि खड़गे साहब भी अलग हैं, गांधी परिवार भी अलग है। नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो। नहीं, मैंने कहा क्या कि आपको कहा जाता है कि आप करीबी हैं, तो क्या ये सच है या नहीं है? नहीं तो मुझे तो पहले बात यही नहीं पता लग रहा मैं किसके, कभी मुझे कहा जाता था कि राहुल गांधी के करीबी हूँ, कभी कह रहे हैं आप प्रश्न पूछ रहे हैं खड़गे से। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि मैं मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो है, मेरी जिंदगी की धरोहर मेरे वर्कर हैं, मैं उनके करीबी रहा हूँ, मैं किसी लीडर के करीबी नहीं रहा हूँ। और मैं जो है काम करने में विश्वास रखता हूँ। उस मामले में मैं कृष्ण जी का अनुयायी हूँ कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन लोगों ने कहा क्या कि फल की वजह से आपने पार्टी छोड़ दी, कि आपका नाम सिंगल गया, आपको टिकट नहीं मिला, तो आपने उस फल की वजह से छोड़ दिया और आपको पार्टी ने अध्यक्ष तक बनाया। लेकिन आप कह रहे हैं क्या कि वो डिक्टेटर है? मैंने तो हमेशा से मना किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो मेरा नाम सिंगल तो स्क्रीनिंग कमेटी वालों ने भेजा ना, तो मैंने अगर मुझे टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी छोड़नी थी तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे देता जिस दिन कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे। इस्तीफा तो मैंने तब दिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे कहा गया कि कांग्रेस के लीडर्स को निकालो, जो जनरेशनल कांग्रेस के, उसके बाद इस्तीफा दिया। नहीं तो मैं तो उसी दिन दे देता इस्तीफा। और मैं जो कांग्रेस का अध्यक्ष जब बना था तो कोई ये तो था नहीं कि बहुत अच्छा समय था, यहाँ कांग्रेस का बड़ी लहर चल रही थी, कांग्रेस के नाम से 500 आदमी नहीं इकट्ठे होते थे, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में लोग नहीं आते थे, वहाँ से पार्टी को खड़ा करने के लिए काम करा था, शुरू किया था। तो इसलिए कोई ऐसा तो है नहीं कि, बल्कि मैं मेहनत करके पार्टी को खड़ी, अकेला मैं नहीं, मतलब बहुत सारे और लोग भी। राजकुमार चौहान अगर आज छोड़ के आए हैं तो राजकुमार चौहान का इस कांग्रेस के लिए कोई कम कंट्रीब्यूशन थोड़ा है। नसीब सिंह एनएसयूआई के टाइम से लगे हुए थे। पंडित जयकिशन शर्मा जी जनरेशनल कांग्रेसी हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे नजफगढ़ के अंदर। अमित मलिक जो है, सारी जवानी उसने अपनी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदर्शनों में लगा दी। कोई एक नाम थोड़ा है, सैकड़ों नाम है ऐसे। चौधरी प्रेम सिंह के परिवार से बड़ा कोई कांग्रेस का परिवार हो सकता है। मालाराम गंगवाल के अगर बेटे ज्वाइन करे हैं तो वो कोई आज के कांग्रेसी हैं। तो आप जनकपुरी में वैसी कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। वहाँ जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था वो अगर आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो दुखी तो होगा ना कहीं ना कहीं से। लेकिन सवाल का जवाब फिर नहीं मिला कि तानाशाही की बात आखिरकार आई कहाँ से? आप अध्यक्ष थे, ये बात आप पहले भी कह सकते थे अगर तानाशाही थी तो ये तो 1-1.5 महीने में नहीं आई होगी, ये तो कई जगहों से आई होगी, कई बहुत दिनों से चल रही होगी कुछ ना कुछ। तो उस पर आपने पर्दा अभी उठाने का क्यों सोचा? क्योंकि ये तानाशाही पे ये निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर सवाल है कि किस लेवल पे, किस वजह से आपको लगता है क्या कि कांग्रेस के अंदर तानाशाही?
देखिए, मैंने कभी भी पर्दा उठाने की बात नहीं है। अभी भी आपने चर्चा की तो चर्चा चर्चा में जो है ये बात निकल गई। नहीं तो मैं तो कभी व्यक्तिगत आरोप में और आक्षेप में पड़ता नहीं हूँ। और अगर मुझे ये करना ही होता तो मैं तो चुनावों के बीच में करता कि उसका राजनीतिक लाभ भी मिले। आज तो चुनाव नहीं है दिल्ली के अंदर कोई। ये तो आपसे आपने बातचीत की तो मेरे से निकल गई। लेकिन ये ईमानदारी की बात है, मैं दिल से फील करता हूँ कि जो लोग दूसरों पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं वो एक बार अपनी पार्टी की तरफ से देख लीजिए। आप बताइए, जब पूरी दिल्ली का यूनिट ये कहे कि उदित राज और हमको जो है कन्हैया जैसे उम्मीदवार नहीं चाहिए, कोई एक आदमी तो बताएंगे आप दिल्ली में जो ये कहे कि हाँ हमको ये उम्मीदवार चाहिए थे? तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? किसने दिलवाया उदित राज को और कन्हैया कुमार को टिकट? अब ये तो आप पता करिए। आज तक आप का अध्यक्ष थे, मैं तो पता अपने तरीके से करूंगा, लेकिन आप अध्यक्ष थे उस समय, जो लोग- किसने दिलवाया? जो आप बता दें। आज तो अब तो आप पार्टी में भी नहीं है। कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट किसने दिलवाया? किसके कहने पे कन्हैया कुमार उदित राज को टिकट मिला? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और जो कांग्रेस में टिकटों के फैसले करते हैं उन्होंने ही दिलवाए। ये तो बहुत बहुत मतलब सुपरफिशियल जवाब हुआ और बहुत वेयर अबाउटरी हो गई कि जिसने करवाया वो तो खैर होता ही है वो तो, लेकिन एक स्पेसिफिक होता है ना कहाँ से हुआ। देखिए, जहाँ आप बहुत समय तक रहे हो तो कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए। मैं उनको फॉलो करता हूँ। और आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं कोई लेना। रास्ता खुला रखना तो नहीं कोई चाहते? रास्ता खुला नहीं करना चाहते। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले भी इमोशंस के चक्कर में आ गया था। कोई कांग्रेस का अच्छे समय नहीं था जब मैं पहले आ गया था बीजेपी छोड़कर। इसलिए आ गया था कि इमोशनल रिलेशन थे। इस बार सोचा समझा फैसला है। राजनीति करनी है तो बीजेपी की करनी है, वरना पॉलिटिक्स नहीं करनी। और पूर्ण रूप से, और मैं समझता हूँ जो हमने फैसला किया था, और लोकतंत्र में लोगों के साथ रहना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने भी बता दिया है कि वो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी के अंदर भरोसा करते हैं। और जो दिल्ली के लोगों का फैसला है हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन आज लोगों को पता तो चलना चाहिए ना। अब तो कन्हैया कुमार भी हार गए, उदित राज भी हार गए, आप भी अब ना तो पार्टी के अंदर हो, तो हर किसी के जहन में सवाल है। आपके वर्कर्स के भी मन में होगा, उनको भी आपको जवाब देना चाहिए जो आपसे इतने जुड़े हुए हैं, कि आखिरकार अचानक एक पैराशूट या दो पैराशूट कैंडिडेट कहाँ से आए थे, किसने उनकी वकालत की थी, किस तरीके से उनको टिकट मिला था? ये तो हमारे भी जहन में सवाल है। देखिए, अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अब मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। और जिस संगठन में हूँ उसकी ईमानदारी आपको पता तो है ना, आप थे बताता हूँ ना, ईमानदारी से। तो वो हमारे लिए अस्त्र हैं। वो इसी तरीके के फैसले करते रहे, उसका लाभ बीजेपी को होगा। तो मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूँ कि भगवान उनको और शक्ति दे इस तरीके के फैसले नाम नहीं लेंगे आप? उन्हीं इस तरीके के फैसले वो करते रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके इन फैसलों से बीजेपी और मजबूत होगी। निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। तो उन लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो वहां रह के ऐसे फैसले करते रहे। लेकिन नाम नहीं, आपने फिर भी नाम नहीं बताया। आप अध्यक्ष रह के आपको तो पूरी जानकारी है, लेकिन आप नाम नहीं बता रहे। व्यक्तिगत नहीं, ये तो बताना है ना कि फैसला कौन लिया, किसने दिया, दिलवाया। ये तो नाम लेना, इसमें आरोप क्या है? जिसने दिलवाया उसका नाम सामने लाइए। ऑफ कैमरा बता देंगे आपको। नहीं, लेकिन ऑन कैमरा तो फिर वही लगता है जो मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या आप वापसी का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, इसलिए आप ऑफ कैमरा बता रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी पॉलिटिक्स, मैं देखिए, आप पार्टी का तो मैं धूर विरोधी हूँ। मैंने कभी केजरीवाल जी के बारे में भी इस तरीके से कभी व्यक्तिगत नई चीजें कही हैं। पॉलिटिक्स पे उनका विरोध है और मैं करता रहूंगा। और निश्चित रूप से आप पार्टी की नीतियों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पर मैं व्यक्तिगत उसमें नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं नाम ले रहा। नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे नाम लेने में, पर अच्छा नहीं लगता। अब आपने कह दिया कि आप आम आदमी पार्टी के धुर विरोधी हैं, तो आप पे तो आरोप सबसे बड़ा यही लगता है क्या कि आपने जो अलायंस है वो सिर्फ एक और एक इंसान जो कांग्रेस में चाह रहा था वो अरविंदर सिंह लवली थे, और उन्हीं की वजह से हुआ। अभी भी गाहे बगाहे लोग इल्जाम लगा देते हैं आपके ऊपर। तो आप इतने बड़े विरोधी थे, फिर आपने अलायंस क्यों करवाया? पहली बात तो ये कहना गलत है कि मैं ही भाई मेरे चाहने से जब एक राजकुमार चौहान को टिकट नहीं मिल रहा, संदीप दीक्षित को टिकट, मेरे चाहने से क्या होता है? मेरे चाहने से तो टिकट नहीं हो रही, मेरे चाहने से ये अलायंस कर लेंगे। एक तो ये कहना गलत है। इनफैक्ट सच बात ये है कि पार्टी हाईकमान पूरा जोर लगाने के बाद भी पंजाब के कांग्रेस के लोगों को नहीं मना पाया अलायंस के लिए। तो मैंने दिल्ली में जो है सारी लीडरशिप को, जो भी हाईकमान का फैसला है वो इन लाइन रहे, उसको इंश्योर करा। तो उसका तो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था, उसका मुझे डिसक्रेडिट मिल रहा है। और आज जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने ही सब कुछ किया था, मान लीजिए उनकी बात सही है कि मैंने ही सब कुछ किया था, तो मैं ही सब कुछ करता और मैं अपनी लोकसभा सीट को जो है अलायंस में नहीं लेता इस दिल्ली वाली को,
दूसरा, अगर मैं ही सब कुछ कर रहा था तो फिर सारे फैसले मुझ पे छोड़ देने चाहिए थे ना। फिर जो है क्यों ये फैसले ले रहे थे, अगर ये मुझे इतना ही अलाउ कर रहे थे कि सारे फैसले में, तो ये बेकार की बातें हैं। और जो है केवल और केवल अपनी फ्रस्ट्रेशन होने के लिए। और मैंने उस समय भी कहा था, मैं तो जो है ईमानदारी से इस्तीफा देके घर बैठना पड़ता चाहता था। मैं कह रहा था कि मुझे मत छेड़ो। जिस तरीके से मेरे खिलाफ बयान दिए गए, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मेरे पीछे लगाया गया, आप पार्टी से बयान दिलाए गए, जनरल सेक्रेटरी जो है मेरे इस्तीफे देने के 2 घंटे के बाद बोल रहे हैं, तो मैंने तो कहा था खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के लोगों का और उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो बड़ी संख्या में मेरे जो है हम लोग सब साथ में बीजेपी में आए, कि उन लोगों ने मजबूती के साथ, बीजेपी का अपना काडर तो बहुत मजबूत है ही है, बीजेपी के अपने वर्कर और संगठन का कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी के वर्कर का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे साथ आके योगदान दिया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। केवल जो लोग आ गए आपके साथ, या कई लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर रहते हुए भी बीजेपी को जिताने का काम किया है इस बार, ऐसे भी लोग हैं? हाँ, उनका धन्यवाद है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि आधे आ गए हैं, जो वहां भी हैं उनकी सिंपैथी मेरे साथ है, वहां के लोगों के साथ नहीं है। उन्होंने भी वोट डलवाया है। अब आप एनालिसिस करिए इलेक्शन का, तो आप तो पुराने पत्रकार हैं, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा आपने कह दिया था, तो ये खामियाजा भुगतना है या अरविंदर सिंह लवली का बदला है? नहीं नहीं, बदला मैं कौन हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी से बदला ले सकूँ। लेकिन जब निश्चित तौर पे आप कोई संगठन ज्वाइन करते हो तो फिर उस संगठन के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और ताउम्र यहाँ रहूँगा, तो ईमानदारी से जो कुछ कर सकता हूँ, जब तक मेरे से पॉसिबल होगा काम करूँगा। जब नहीं काम करने लायक रह जाऊँगा, अपने घर बैठूँगा। और जब 7-0 का रिजल्ट आ रहा था, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो दिल को बड़ा सुकून मिल रहा होगा, तसल्ली मिल रही? नहीं, देखिए, हम जमीन की पॉलिटिक्स करते हैं और मैंने इतने चुनाव लड़े हैं। जब मैं चुनाव जीत रहा होता हूँ तब का भी मुझे अंदाजा होता है, जब मैं हार रहा होता हूँ तब का भी अंदाजा होता है कि चुनाव हार रहे हैं। अब आपसे मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो मैं तो काउंटिंग से पहले ही बता देता आपको। आप एक रिपोर्टर हैं, एक बड़ी प्रतिष्ठित इसके डेली न्यूज़ के, आप उनसे पूछना कि मैंने जो फिगर बताए थे कि उससे कुछ इधर से उधर है। और रिजल्ट के बाद उनका फ़ोन आया कि मैं आप पे विश्वास नहीं कर रहा था कि ये भी पॉसिबल है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए जो है, और मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने तो प्रधानमंत्री जी की 2 सभाएं अटेंड करी, एक जो है नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट सीट पे और एक जो है वेस्ट दिल्ली पार्लियामेंट सीट पे, द्वारका पे। जो जोश और खरोश उनको लेके लोगों का था, उसी दिन फैसला हो गया था कि दिल्ली के लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में फैसला करेंगे। अब बात ये भी है कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में कह रहे हैं कि ताउम्र रहेंगे, तो कई सारी चीज़ें तो होती है ना, क्या कि आप पार्टी में जाते हो तो होता है क्या कि अरविंदर सिंह लवली का कद तो बड़ा है, आप 2003 में मंत्री बन गए थे जहाँ तक मुझे याद है, तो अब 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या अरविंदर सिंह लवली को हम राज्यसभा में देखने जा रहे हैं या बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों के अपने अपने कयास हैं। और ईमानदारी से बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि जब ज्वाइन किया तो कोई हम इस तरीके की बात ना भारतीय जनता पार्टी में होती है, ना मेरी नेचर है करने की। मैंने अभी आपको बताया कि मैं किशन जी का शिष्य हूँ उस मामले में। कर्मण्य व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स उसी सोच पे की है। लोग कह रहे हैं कि फल की चिंता की, इसीलिए आप बीजेपी में चले गए, क्योंकि कांग्रेस में कुछ होने वाला नहीं था। फल की चिंता करता तो मैं अध्यक्ष था वहाँ, अध्यक्ष से ऊपर क्या बन सकता था। और बीजेपी में अगर मुझे यही फल की चिंता के लिए आना होता तो मैं बीजेपी की टिकटें डिक्लेयर होने से पहले आता, बाद में क्यों आऊँगा। अभी हासिल क्या है मुझे। मैं तो ईमानदारी से जो है, अपने तमाम साथियों ने, उस समय तो बहुत सारी अलग अलग राय भी आई थी जब मैंने इस्तीफा दिया था। बहुत लोग कुछ दल बनाने को कहते थे, कुछ करते, लेकिन अधिकांश लोगों ने कहा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमको उनका हाथ मजबूत करने चाहिए और अपना छोटा मोटा योगदान जो है उस दल में देना चाहिए, इसलिए ज्वाइन करा। और जो है, अब पॉलिटिकल आदमी है, ये तो है नहीं है कि कोई साधु संत है, मैंने इसका दावा कभी नहीं किया। तो राजनीतिक आदमी है, तो जब एक दल ज्वाइन किया तो उसमें ईमानदारी से काम करेंगे। बाकी पार्टी को देखना है क्या जिम्मेवारी देती है क्या नहीं। कई सारे लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया, जैसे आपने राजकुमार चौहान का नाम लिया, नीरज बसोया, नसीब सिंह, अमित मलिक, इन लोगों का नाम लिया। चुनाव तो हैं ही 25 में, हर किसी को उम्मीद होती है कि विधानसभा चुनाव कम से कम लड़ा जाए, तो क्या
लगता है क्या कि ये जो तमाम हैं ये रेस में हैं कम से कम विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, अब इसमें कुछ एकदम से कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो हमने खुद ये परिवार ज्वाइन करा है, तो इस पे मेरी टिप्पणी करना बनता नहीं। और जो है बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है। और मैंने तो वर्किंग इनकी पहले भी देखी है, तो अभी भी देखा है। इनके यहाँ संगठन मंत्री होते हैं नेशनल लेवल पे भी, दिल्ली में भी। दिल्ली के अध्यक्ष जो है खुद बड़े वीरेंद्र सचदेवा ज़मीनी रूप से काम करते हैं। तो वो अपने आप लोगों का काम देखेंगे, जो जो उनको जो उचित लगेगा वो फैसला करेंगे। मेरी तो कोई उसमें भूमिका नहीं है। बिल्कुल भूमिका नहीं है, क्योंकि आपके नेतृत्व में सबने ज्वाइन किया है, तो आपका तो एक गार्जियन के तौर पर एक तो है ना। नहीं, मेरी जिम्मेवारी है कि उन लोगों को सम्मान मिले, लेकिन क्या डिसाइड करेगी पार्टी, नहीं, उसमें तो मेरी भूमिका नहीं है। और निश्चित रूप से मैं एक अच्छे वकील की तरह अच्छे लोगों का पक्ष रख सकता हूँ, वो रखूंगा। चलिए, आप अच्छी तरीके से वकील के तौर पर भी काम करें और नेतृत्व भी आपको जो आपकी उपयोगिता है उसके हिसाब से आपका इस्तेमाल भी करे, आपको वो जगह भी दे। तो ये अरविंदर सिंह लवली थे और उन्होंने कहा कि ये बदला नहीं है लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा है, और साथ ही साथ बड़ी तसल्ली से बताया कि किस तरीके से जो लोग लगाते हैं कि तानाशाही आ गई है देश में, वो कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में है, जिसको उन्हें मजबूरी में चुनावों से 1 महीने पहले छोड़ना पड़ा। कैमरामैन नासिर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली तक।